अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ ऐसे ऑर्डर्स या लगातार ऐसी नीतियों को लाते रहे हैं जो कि प्रवासी नागरिकों को वीज़ा देने के खिलाफ हैं। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। टाइटल दिया गया है मोर ऑफ द सेम, यानी कि अभी हाल ही में मिस्टर ट्रंप ने जिस ऑर्डर को पास करने के लिए कोशिश की है या फिर जिस नीति को वो जो है अभी हाल ही में लाने जा रहे हैं, तो वह भी उनका ऑर्डर जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहले उनके ऑर्डर रहे हैं। मोर ऑफ द सेम, अभी हाल ही में जो कुछ प्रवासी नागरिकों को लेकर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वह कुछ वैसा ही है जैसा कि वे पहले भी करते रहे हैं। मोर ऑफ द सेम। Donald Trump is again resorting to hateful tropes. डोनाल्ड ट्रंप इज अगेन रिसॉर्टिंग टू, रिजॉर्ट के साथ में टू प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं और इसका मतलब होता है सहारा लेना। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा से सहारा ले रहे हैं किस चीज़ का? हेटफुल ट्रॉप्स। अब ये जो लिखा हुआ है ना ट्रॉप, इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा विचार जिसका प्रयोग आप बार बार करते हो, है ना, एक अलंकार की तरह जिसका प्रयोग आप बार बार करते हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं ट्रॉप। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ट्रंप जो है नफ़रत भरे उनके जो भाषण है ना, खास करके प्रवासी नागरिकों के लिए वे लगातार देते रहें, उनका वे सहारा लेते रहें। अबाउट इमिग्रेंट्स, ये इमिग्रेंट्स का मतलब है कि भाई कोई विदेश का व्यक्ति जो कि आपके देश में आकर बस जाए ना, प्रवासी नागरिक, उसके लिए हम बोलते हैं इमिग्रेंट्स। स्टीलिंग जॉब्स। तो लगातार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लगातार और बार बार कहते रहे, क्या कहते रहे, कि भाई जो प्रवासी नागरिक हैं वे अमेरिकी लोगों की नौकरियों को चुरा रहे हैं, स्टीलिंग जॉब्स। इस भाषण का, इस नफरत फैलाने वाले भाषण का वे जो है लगातार सहारा लेते रहे हैं और अभी भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। द लिस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स अटैक्स। द लिस्ट है ना, यहाँ पे मेन बात की जा रही है लिस्ट की। द लिस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स अटैक्स, कि भाई मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उनके लगातार हमले, उनकी जो लिस्ट है ना, किस पर लगातार हमले कर रहे हैं वो? ऑन द इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है अंतर्बहाव। जैसे कि लोग बाग हैं वे लगातार जो है आपकी ओर चले आ रहे हैं, आपके देश में चले आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इनफ्लो, है ना। किसी भी चीज़ का हो सकता है इनफ्लो, जरूरी नहीं लोगों का ही हो। तो ऑन द इनफ्लो ऑफ स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स, ऑन द इनफ्लो ऑफ स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स, यानी कि निपुण विदेशी काम करने वाले लोग, इनटू द कंट्री, जो कि लगातार अमेरिका में आ रहे हैं। कंटिन्यूस। तो मिस्टर प्रेसिडेंट की जो ट्रंप है ना, मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो लिस्ट है लगातार हमले करने की, है ना, तो वह लिस्ट जो है कंटिन्यूस, वो लगातार जारी है। टू एक्सपेंड, वो लिस्ट जो है लगातार फैलती जा रही है। रैपिडली मतलब शीघ्रता के साथ। विथ द लेटेस्ट साल्वो, अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो उन्होंने हमला किया है ना, देखो जो साल्वो शब्द है ना, इस साल्वो का एक मतलब होता है जैसे गोलियों की बौछार की जाती है ना एक के बाद एक, उसको बोलते हैं साल्वो। इसी तरह से साल्वो का प्रयोग हम और दूसरे रूप में कर सकते हैं, जैसे आप लगातार जो है किसी के ऊपर आक्रामक तरीके से हमला कर रहे हो, है ना, एक के बाद एक आप जो है अपना आक्रामक व्यवहार कर रहे हो किसी के साथ, तो उसको भी हम साल्वो कह सकते हैं। तो विथ द लेटेस्ट साल्वो, तो अभी नवीनतम जो हमले लगातार किए हैं ना उन्होंने, फ्रॉम द वाइट हाउस, जो कि राष्ट्रपति भवन से है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के लिए कहा गया है, फ्रॉम द वाइट हाउस सीकिंग, यानी कि अभी हाल ही में जो ऑर्डर है या अभी हाल ही में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कोशिश की है उसमें क्या मांग की गई है, क्या चाहा गया है? सीक का मतलब है चाहना, है ना, किसी चीज़ को देखना। टू पोटेंशियली, पोटेंशियली का मतलब होता है संभावित रूप से। प्रिवेंट यानी रोकना। सच वर्कर्स, यानी कि इस तरह के जो विदेशी जो वर्कर्स हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है अभी हाल ही के जो ऑर्डर हैं उसमें। प्रिवेंट सच वर्कर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, भागीदारी करने से, इन एनी फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे आया है अमेरिकी सरकार के लिए, अमेरिकी संघ सरकार के लिए। कॉन्ट्रैक्ट्स इनडेफिनेटली, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रवासी नागरिक जो कि अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके तहत जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, तो उन प्रवासी नागरिकों को रोका गया है ना, इस तरह की जो है बात की गई है, और अनिश्चित काल के लिए उनको रोका गया है, इनडेफिनेटली। तो ध्यान देना थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस, ये यहाँ से और यहाँ तक है। एक बार फिर जो है इस पूरे सेंटेंस को ले लेते हैं
कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि लगातार हमले करते रहे हैं प्रवासी नागरिकों पर, उनकी जो लिस्ट है ना, उनकी जो लिस्ट है, यानी कि जो भी प्रवासी नागरिक अमेरिका में आ रहे हैं तो उनकी लिस्ट जो है लगातार और बहुत ही शीघ्रता के साथ जो है वो फैलती जा रही है। अभी हाल ही की अगर हम बात करें, लेटेस्ट अगर हम बात करें तो लेटेस्ट जो हमले किए गए हैं जो कि व्हाइट हाउस की तरफ से हुए हैं, उन हमलों में जो है इस तरह की बात की गई है, उस ऑर्डर में कुछ इस तरह की बात की गई है, टू पोटेंशियली प्रिवेंट, मतलब संभावित रूप से इन विदेशी जो कामगार लोग हैं उनको रोका गया है, सच वर्कर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फेडरल गवर्नमेंट, कि भाई जो भी एक तरीके से अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके तहत जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं विदेशी प्रवासी नागरिकों के साथ, उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं ना, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अनिश्चित काल के लिए रोका गया है। द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का मतलब है एक तरीके से अमेरिका का प्रशासन आप कह सकते हो ना। द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि अमेरिका के प्रशासन की तरफ से, अमेरिका की कार्यपालिका की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है, साइंड बाय, जिसको साइन कर दिया गया है किसने, मिस्टर ट्रंप ने, स्पेसिफिकली टारगेट, तो इस रिसेंट ऑर्डर में खास करके निशाना बनाया गया है, टारगेट बनाया गया है द H1B वीज़ा, है ना, H1B वीज़ा को, एज वन दैट परपटेडली। अब देखो ये जो H1B वीज़ा है ना, ये विदेशी नागरिकों को जो है दिया जाता है जो कि अमेरिका में काम करना चाहते हैं, उनको प्रदान किया जाता है H1B वीज़ा। तो H1B वीज़ा देखो, परपटेडली का मतलब होता है कथित रूप से, कथित तौर पर, जैसे कोई हत्यारा है लेकिन अभी अदालत में उसका दोष साबित नहीं हुआ, तो जब तक उसका दोष साबित नहीं हुआ तब तक हम उसे क्या बोलते हैं, तब तक उसे हम बोलते हैं परपटेड मर्डरर, है ना, कि भाई ये कथित तौर पर इस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है हत्यारा है ना, तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं ना। तो H1B वीज़ा जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, कथित तौर पर H1B वीज़ा के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ जॉब्स, कि भाई H1B वीज़ा के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि यह ऐसा वीज़ा है जिसके तहत अमेरिकी लोगों को नौकरियों का नुकसान उठाना पड़ रहा है, पर्सन्स ओइंग टू का मतलब होता है के चलते, के कारण, चीप फॉरेन लेबर। देखो क्या होता है कि H1B वीज़ा के चलते अमेरिका को सस्ती दर पर जो है मज़दूर, विदेशों से अमेरिका को सस्ती दर पर मज़दूर उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जो अमेरिकी वासी लोग हैं उनको नौकरियों का नुकसान उठाना पड़ता है ना, इस तरह की बात जो है कही जा रही है। तो अभी हाल ही में जो ऑर्डर पास किया गया है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप में, जो साइन किया गया है, इसमें खास करके H1B वीज़ा को टारगेट बनाया गया है, और इस H1B वीज़ा के बारे में कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि यह ऐसा वीज़ा है जो कि अमेरिकी लोगों की नौकरियों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों ओइंग टू मतलब किसके चलते, क्योंकि अमेरिका जो है उसे H1B वीज़ा के चलते विदेशों से सस्ती दर पर मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं। इंडियन नेशनल्स टेंड टू बी ग्रांटेड, टेंड का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति, है ना, रुझान, इंडियन नेशनल टेंड टू बी ग्रांटेड, है ना। अगर हम बात करें H1B वीज़ा के तहत तो इसमें ऐसा हमें देखने को मिलता है, इंडियन नेशनल्स की जो भारतीय लोग हैं, भारतीय राष्ट्रीयता के जो लोग हैं, इंडियन नेशनल्स टेंड टू बी ग्रांटेड 60 to 70% और मोर ऑफ वीज़ाज इन दिस कैटेगरी एनुअली, प्रत्येक वर्ष, एनुअली मतलब वार्षिक रूप से, कि प्रत्येक वर्ष की अगर हम बात करें तो भारतीय जो नागरिक हैं उन्हें 60 से 70% H1B वीज़ा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, विच इम्प्लाइज का मतलब होता है अंतर्निहित होना, कोई बात किसी चीज़ में छिपी हुई है ना, इस बात, या फिर कोई आपने विचार अभिव्यक्त किया, इसी विचार में कोई अन्य विचार छिपा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं विच इम्प्लाइज दैट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑर्डर। तो अब इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज का मतलब है कि इस ऑर्डर में क्या बात निहित है, क्या बात समाई हुई है, दैट द पोटेंशियल इम्पैक्ट, पोटेंशियल का मतलब है संभावित और इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, ऑफ दिस ऑर्डर ऑन IT एंड ITES फर्म। तो ये जो विभिन्न IT कंपनीज हैं, ITES विभिन्न फर्म हैं, है ना, तो अब क्या होगा, इसका जो है प्रभाव क्या हो सकता है, विच इम्प्लाइज दैट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑर्डर ऑन IT एंड ITES फर्म्स बेस्ड इन इंडिया। बेस्ड इन इंडिया का मतलब है कि जिनका आधार भारत है, बेस्ड इन इंडिया का मतलब जिनका आधार भारत है, कुड बी कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब है काफ़ी हद तक, कुल मिला के इस ऑर्डर का जो प्रभाव है वह काफ़ी हद तक पड़ेगा, विच इम्प्लाइज दैट द पोटेंशियल इम्पैक्ट, कि संभावित प्रभाव जो हो सकते हैं इस ऑर्डर के उन IT कंपनीज़ पर, है ना, कौन सी IT कंपनीज़ पर, जिनका कि एक तरीके से आप कह सकते हो जिनका कि आधार एक तरीके से भारत है ना, बेस्ड इन इंडिया, कुड बी कंसिडरेबल, वो काफ़ी हद तक हो सकता है, एंड प्रोड्यूस ए रिपल इफेक्ट,
देखो रिपल का मतलब क्या होता है, लहर। जब एक लहर उठती है तो वो दूसरी लहर को उठाती है, फिर तीसरी लहर को, तो कुल मिला के एक लहर उठती है तो उसके परिणाम जो है बहुत लंबे होते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिपल इफेक्ट। एंड प्रोड्यूस ए रिपल इफेक्ट इन द बायलेटरल इकोनॉमिक स्पेस। बायलेटरल का मतलब है द्विपक्षीय। तो अमेरिका और भारत के जो द्विपक्षीय संबंध है, यहाँ पे स्पेस का मतलब है जगह, है ना, आर्थिक, आर्थिक जो जगह है ना, आर्थिक जगह से मतलब है कि कुल मिला के भारत और अमेरिका का जो आर्थिक संबंध है ना, उसको बहुत लंबे तल तक, है ना, उसको बहुत गहरे रूप से जो है, गहरे रूप से जो है हमें इस H1B वीज़ा के लिए जो है लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया ना, इसके प्रभाव जो है हमें काफ़ी लंबे देखने को मिल सकते हैं। ये डिटेल जो है फाइनली बात कर सकता है। कुल मिला के वे कंपनीज़, है ना, ये जो विभिन्न आईटी कंपनीज़ हैं, है ना, जो अमेरिका में भी काम कर रही हैं, है ना, इसके अलावा उनकी आप कह सकते हो कि उनका जो पहुंच है वो भारत तक भी है ना, भारत में भी जो है उनकी कंपनीज़ जो है फैली हुई है। तो काफ़ी हद तक चारों ओर जो है इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है तथापि, है ना, के बावजूद। द सेंस ऑफ शॉक दैट दिस ऑर्डर इज लाइकली, लाइकली टू का मतलब है, लाइकली का प्रयोग करते हैं हम किसी बात के होने की संभावना को दर्शाने के लिए, है ना। लाइकली मतलब कि भाई ऐसा होने की संभावना है, अनलाइकली यानी ऐसा होने की संभावना नहीं है। नॉट विद स्टैंडिंग द सेंस ऑफ शॉक दैट दिस ऑर्डर इज लाइकली टू कॉज अमॉन्ग दोज इन कॉरपोरेट इंडिया हु इन्वेस्ट इन द यूएस इकोनॉमी, है ना, कि ऐसा तो इसके बावजूद, एंड क्रिएट जॉब्स देयर, एंड क्रिएट जॉब्स देयर। देखो क्या होता है कि अब ये जो फैसला आया है ना, नॉट विद स्टैंडिंग द सेंस ऑफ शॉक, तो इसके माध्यम से क्या है, एक झटका लगेगा, है ना, सेंस ऑफ शॉक दैट दिस ऑर्डर इज लाइकली, कि इस ऑर्डर के माध्यम से ऐसा होने की संभावना है कि झटका लगेगा, उन लोगों के बीच में झटका लगेगा, अमॉन्ग दोज इन कॉरपोरेट इंडिया, यानी कि भारत में व्यापारिक क्षेत्र में जो लोग हैं, कॉरपोरेट यानी कि भारत में व्यापारिक घराने से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बीच में इस ऑर्डर से जो है काफ़ी झटका लगेगा। यानी कि कॉरपोरेट इंडिया के वे लोग, व्यापारिक जगत के वे लोग जो कि अमेरिका की इकोनॉमी में निवेश करते हैं और वहाँ पर जो है जॉब पैदा करते हैं, तो उनको तो जो है काफ़ी झटका पहुँचेगा। यानी कि वे भारतीय व्यापारिक घरानों से जुड़े हुए लोग जो कि अमेरिका की इकोनॉमी में निवेश करते हैं और वहाँ पर जो है जॉब पैदा करते हैं, तो उन लोगों को तो झटका लगेगा ही। लेकिन इसके बावजूद इट शुड हार्डली कम एज ए सरप्राइज़, लेकिन ये जो ऑर्डर आया है ना, इस ऑर्डर में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इट शुड हार्डली कम एज ए सरप्राइज, कि ऐसा तो होगा कि भाई ये जो हमारे एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत में कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको तो झटका पहुंचेगा ही, लेकिन इसके बावजूद ये जो ऑर्डर आया है इस ऑर्डर में किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इट शुड हार्डली कम एज ए सरप्राइज गिवन, गिवन का मतलब है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। द स्टीडी, स्टीडी का मतलब है लगातार, धीरे धीरे। टाइटनिंग ऑफ द स्क्रू, स्क्रू का मतलब होता है जो आप पेज को कसते हो ना, किसी के पेज को कसते हो, टाइट करते हो। स्टडी टाइटनिंग ऑफ द स्क्रूज ऑन द यूएस इमिग्रेशन पैराडाइम, पैराडाइम का मतलब होता है मिसाल, उदाहरण। ड्यूरिंग द फाइनल मंथ्स ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल मंथ्स की अगर हम बात करें, देखो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का शासन है, अब नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है मिस्टर ट्रंप के जो है अंतिम महीने चल रहे हैं ना, उनका जो प्रशासन है उसके अंतिम महीने चल रहे हैं। तो यही एडिटोरियल बात करता है कि अभी हाल ही में जो लेटेस्ट डिसीजन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया है इसमें, है ना, और इस लेटेस्ट डिसीजन के जो है ना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही के कुछ महीनों में हमने देखा है कि मिस्टर ट्रंप जो है इमिग्रेशन पॉलिसी जो है उसको लगातार टाइट करते हुए नजर आए हैं, है ना। द स्टीडी, लगातार टाइट करना, ऑफ द स्क्रूज, है ना, पेज को टाइट करना, ऑन द यूएस इमिग्रेशन पैराडिम, कि अमेरिका की इमिग्रेशन को लेकर, अमेरिका की प्रवास से संबंधित जो नीति है उसको लेकर अमेरिका लगातार नए नए उदाहरण पेश करते रहा है ना, ड्यूरिंग, किसके दौरान, द फाइनल मंथ ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कि मिस्टर ट्रंप के फाइनल ये जो मंथ चल रहे हैं, उनके प्रशासन के जो फाइनल मंथ चल रहे हैं, इस दौरान मिस्टर ट्रंप H1B वीज़ा या अन्य वीज़ा से संबंधित विभिन्न तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगातार लेकर आते रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। इवन इन अप्रैल 2020, है ना, यहाँ तक कि हमें अप्रैल 2020 में क्या देखने को मिला, द वाइट हाउस अनाउंस्ड, राष्ट्रपति भवन ने घोषणा की, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन ने घोषणा की, दैट इट वुड बी सस्पेंडिंग, ऐसा कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की ओर से ये घोषणा की गई कि इट वुड बी सस्पेंडिंग, कि हम जो है स्थगित करेंगे, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की ओर से कहा गया कि हम जो है स्थगित करेंगे, किस चीज़ को स्थगित करेंगे, इट वुड बी सस्पेंडिंग द
इशुएंस ऑफ ग्रीन कार्ड है ना, तो ग्रीन कार्ड भी क्या है, एक तरीके का कार्ड होता है, जैसे कि H1B वीज़ा होता है, इसी तरह का एक कार्ड होता है जो कि विदेशी लोगों को जो कि अमेरिका में रहना चाहते हैं, अमेरिका में काम करना चाहते हैं, उन्हें इशू किया जाता है ना। तो उन्होंने अब अप्रैल 2020 में ऐसी बात कही गई थी व्हाइट हाउस की तरफ से कि जो ग्रीन कार्ड है ना जो जारी किया जाता है, इसे भी जो है सस्पेंड किया जाएगा, मतलब थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाएगा। इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण तरीके से, हाल्टिंग मतलब रोकना, लीगल माइग्रेशन इनटू द यूएस, कि भाई इनटू द यूएस, कि भाई अमेरिका में कानूनी रूप से जो माइग्रेशन ग्रीन कार्ड के जरिए पॉसिबल हो पाता है, उसे प्रभावी पूर्ण तरीके से रोकने के लिए अमेरिका के वाइट हाउस ने अप्रैल 2020 में इसे स्थगित करने की घोषणा की थी। इन जून 2020, जून 2020 में हमें क्या देखने को मिला, द इमिग्रेशन क्रैकडाउन, इमिग्रेशन का मतलब वही प्रवास से संबंधित, क्रैकडाउन का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना, यानी कि जून 2020 में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने दोबारा से जो है इमिग्रेशन को लेकर कड़ी कार्रवाई की, और इस कड़ी कार्रवाई को और एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड का मतलब है और बढ़ा देना और विस्तारित कर देना, वाया एन ऑर्डर। जून 2020 में डोनाल्ड ट्रंप सरकार जो है एक ऑर्डर लेके आई, और उस ऑर्डर के माध्यम से इमिग्रेशन से संबंधित कार्रवाई को और कठोर कर दिया गया, टू स्टॉप प्रोसेसिंग न्यू वीज़ास अक्रॉस सेवरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरीज इंक्लूडिंग H1B वीज़ा। तो जून 2020 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो है एक ऑर्डर को लेकर आई, और उस ऑर्डर के तहत इमिग्रेशन से जुड़ी हुई जो भी बातें थी उन बातों को जो है और कठोर कर दिया गया, और उस ऑर्डर के माध्यम से जो है एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है ना। उस ऑर्डर में जो है क्या बात कही गई, उस जून 2020 में जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के तहत बात की गई कि स्टॉप प्रोसेसिंग न्यू वीज़ास। उस ऑर्डर में कहा गया कि भाई नए जो वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है ना, नए वीज़ा बनाने की जो कार्य प्रणाली है उसको बंद कर दिया जाए। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब कहाँ कहाँ के है ना, चारों ओर, सेवरल मतलब विविध, स्किल्ड वर्कर कैटेगरीज यानी कि विविध मजदूरों की काम करने की जो कैटेगरीज हैं उन सभी में जो है इस बात को लागू किया गया कि जो भी वीज़ा जारी किए जाते हैं उनको जो है स्टॉप कर दिया जाए, है ना, इंक्लूडिंग H1B वीज़ा है ना, इसको भी स्टॉप कर दिया जाए, किसे, H1B वीज़ा को, है ना। तो जून 2020 में ये ऑर्डर लाया गया है ना, जो कि बहुत ही कठोर, एक तरीके की कड़ी कार्रवाई थी, कठोर कार्रवाई थी इमिग्रेशन के लिहाज से। While the latest order avoids द लैंग्वेज ऑफ एन आउटराइट बैन, आउटराइट का मतलब है कंप्लीट, आउटराइट बैन का मतलब हो गया कंप्लीट बैन लगा देना, किसी चीज़ पर कंप्लीट रोक लगा देना। तो अभी हाल ही में जो ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है, उस ऑर्डर में डायरेक्टली बैन नहीं किया गया है, उस ऑर्डर में डायरेक्टली जो फॉरेन वर्कर्स हैं उन पर डायरेक्ट बैन नहीं लगाया गया, इनडायरेक्ट तरीके से बैन लगाया गया है। आगे एडिटोरियल बताएगा किस तरह से ना, डायरेक्ट ये नहीं कहा गया कि भाई जो है बैन लगाया जाता है आप पर सब पर, है ना, उसमें थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से बात की गई है। वाइल द लेटेस्ट ऑर्डर, वाइल जबकि नवीनतम जो ऑर्डर है, अवॉइड्स द लैंग्वेज ऑफ एन आउटराइट बैन, उसमें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, आउटराइट बैन है ना, कंप्लीट बैन ऑन फॉरेन वर्कर्स जॉइनिंग फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि फेडरल गवर्नमेंट आया अमेरिकी प्रशासन के लिए, अमेरिकी सरकार के लिए, कि अमेरिकी सरकार के तहत जो भी कॉन्ट्रैक्ट विदेशी मजदूरों के साथ किए जाते हैं, विदेशी काम करने वाले लोगों के साथ किए जाते हैं, है ना, तो इस ऑर्डर में ऐसा नहीं कहा गया है कि उन लोगों पर डायरेक्ट बैन लगा दिया हो, जबकि इस ऑर्डर में इस बात की मांग की गई है। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना, है ना, ऐसा कहा जाना। तो इस ऑर्डर में क्या कहा गया, इट कॉल्स फॉर ए रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है पुनरावलोकन करना, ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड हायरिंग प्रैक्टिसेस बाय फेडरल एजेंसीज, फेडरल एजेंसीज है ना, अमेरिका की जो विभिन्न एजेंसीज हैं ना, अमेरिकी सरकार से जुड़ी हुई जो विभिन्न एजेंसीज हैं उनके लिए कहा गया फेडरल एजेंसीज। तो इस ऑर्डर में बात की गई है कि जो अमेरिका की विभिन्न फेडरल एजेंसीज हैं जो कि विदेशी काम करने वाले लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या फिर उन्हें हायर करती हैं, तो उसका जो है उसके तहत जो नियम कानून बना रखे हैं ना उनको पुनः रिव्यू किया जाए, है ना, रिव्यू किया जाए मतलब उनका पुनरावलोकन किया जाए। इस तरह से देखो बात की गई है ना, इनडायरेक्ट तरीके से बात की गई है विद ए फोकस। और इस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि इस बात पर फोकस रखा जाए, किस बात पर फोकस रखा जाए, फोकस ऑन फॉरेन विदेशी टेम्परेरी वर्कर्स एंड यूएस गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज दैट वर ऑफशोर्ड टू फॉरेन कंट्रीज। देखो क्या बात की गई है इसमें कि विद ए फोकस ऑन फॉरेन टेम्परेरी वर्कर्स, इस बात पर भी फोकस किया गया, इस ऑर्डर में इस बात पर फोकस किया गया है कि फॉरेन टेम्परेरी वर्कर्स यानी कि विदेश के ऐसे लोग जो अमेरिका में टेम्पररी है ना, कुछ मतलब समय के लिए जो है काम कर रहे हैं, एंड यूएस गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज, और
अमेरिका की सरकार से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं जो कि अन्य देशों में फैली हुई हैं। ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब होता है समुद्र तट से दूर, है ना। ऑफशोर का प्रयोग हम जैसे कि मान लो कोई बिजनेस एक्टिविटी है, जैसे कि कोई अमेरिका की कंपनी है, अब वो क्या है, उसका अमेरिका में तो बिजनेस है ही, लेकिन अन्य देशों में भी उसका बिजनेस है, तो इसका मतलब क्या है, उसने अपने बिजनेस को ऑफशोर किया हुआ है ना, यानी कि उसका बिजनेस अपने देश के अलावा अन्य देशों में भी जो है फैला हुआ है। तो इसी तरह से ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ये भी बात की गई है, इस बात पर विशेष फोकस रखा गया है। एक तो विदेशी काम करने वाले जो लोग हैं, जो अस्थायी रूप से अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन पर फोकस रखा गया है। दूसरी बात, अमेरिका की सरकार से जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज हैं, है ना, और जो कि मतलब विदेशों में फैली हुई हैं, है ना, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उन पर भी जो है फोकस रखा गया है। यूएस गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज दैट वर ऑफशोर टू फॉरेन कंट्रीज। आगे देखते हैं। टू एन एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब होता है इस सीमा तक, है ना, इस हद तक। टू एन एक्सटेंट, है ना, एक हद तक हम ये कह सकते हैं, एक सीमा तक हम ये कह सकते हैं। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, यह बात समझ में आने योग्य है, दैट द वेट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस दैट रेस्ट्स अपॉन मिस्टर ट्रम्प्स शोल्डर इज ऑफ इमेंस मैग्नीट्यूड। इमेंस का मतलब है अत्यधिक, मैग्नीट्यूड का मतलब है तीव्रता। यह बात समझ में आने लायक है कि द वेट, वेट का मतलब है भार, द वेट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, कि मिस्टर ट्रंप से ये उम्मीद लगा रहे हैं अमेरिका के लोग कि वे बेहतर प्रदर्शन करें, है ना। उनका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन दैट रेस्ट अपॉन, रेस्ट अपॉन का मतलब है कि भाई अब ये जिम्मेदारी आप पर है ना। रेस्ट अपॉन का मतलब है कि अब इस जिम्मेदारी का भार आपके ऊपर है। तो यह बात समझ में आने लायक है कि मिस्टर ट्रंप के ऊपर जो जिम्मेदारियों का भार है, अमेरिका वासी जो उम्मीद मिस्टर ट्रंप से कर रहे हैं, तो उन उम्मीदों का जो बोझ जो है वह बहुत ज़्यादा है। इज ऑफ इमेंस का मतलब है अत्यधिक, और मैग्नीट्यूड का मतलब है तीव्रता। तो वो जो भार है ना मिस्टर ट्रंप के कंधों पर, वो बहुत ज़्यादा है ना, उसकी तीव्रता, उस भार की तीव्रता जो है बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में अमेरिकी वासियों को मिस्टर ट्रंप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि वे जो है बेहतर प्रदर्शन करें। द इकोनॉमी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए कहा जा रहा है, विच वॉज इन फाइन फैटल, फैटल का मतलब है कंडीशन, है ना, अनटिल द कोविड-19 पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, है ना, स्ट्रक का मतलब है टकराई, है ना, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रहार करने से पहले अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक कंडीशन में थी। लेकिन अब क्या लगता है, अपीयर्स, लेकिन अब अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है ना, देखो इस तरह से लिखे होते हैं वाक्य, देखो कि ये इकोनॉमी के बाद में कॉमा लगा हुआ है, यहाँ तक कॉमा लगा हुआ है, तो अब आप क्या करो, इस कॉमा से कॉमा तक को भूल जाओ, है ना, इसका अर्थ कर लिया ना हमने। अब इकोनॉमी के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे आओ, ये जो है ना, ये द इकोनॉमी अपीयर्स, इकोनॉमी ऐसा प्रतीत होता है टू बी ग्राइंडिंग टू ए हाल्ट। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, पीसना, जैसे चक्की पीसते पीसते अचानक रुक जाती है ना, तो इसी तरह से ग्राइंड टू ए हाल्ट का मतलब होता है अचानक रुक जाना, अचानक ठप हो जाना। तो इकोनॉमी जो कि कोरोना वायरस के अटैक के पहले बिल्कुल ठीक हालत में चल रही थी, वह इकोनॉमी जो है अचानक रुक गई, अचानक ठप पड़ गई। विद एन एक्सपेक्टेड सर्ज इन अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स टू नियरली 18 मिलियन जॉबलेस पीपल। क्या हुआ कोरोना वायरस के हमले के बाद में, विद एन एक्सपेक्टेड सर्ज, एक्सपेक्टेड का मतलब है जो आपने उम्मीद की हो, सर्ज का मतलब है इजाफा या फिर बढ़ोतरी, इन अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स, कि भाई ये जो बेरोजगार जो लोग हैं ना, बेरोजगारों का जो आंकड़ा है, टू नियरली 18 मिलियन, वो लगभग कितना हिट कर गया, 18 मिलियन, है ना, ऐसी ऐसी उम्मीद की गई, विद एन एक्सपेक्टेड सर्ज इन अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स टू नियरली 18 मिलियन जॉबलेस पीपल, कि भाई कोविड-19 के चलते ऐसी उम्मीद की गई कि 18 मिलियन जो लोग हैं वे जॉबलेस हो गए, या इनकी जॉबलेस होने की जो है उम्मीद की गई कोरोना वायरस के चलते। और कोरोना वायरस के अटैक करने से पहले बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में अमेरिका की जो है इकोनॉमी चल रही थी। टू डिस्क्राइब, है ना, वर्णन करना, है ना, टू डिस्क्राइब द यूएस गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स, टू डिस्क्राइब द यूएस गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू द पेंडेमिक क्राइसिस एज टैपिड। अमेरिकी जो प्रतिक्रिया रही, है ना, टू डिस्क्राइब द यूएस गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स, कि अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया किस चीज़ के प्रति, पैंडेमिक, अमेरिकी सरकार की कोरोना वायरस के प्रति जो प्रतिक्रिया है ना, क्राइसिस का मतलब है संकट, है ना, कोरोना वायरस संकट या वैश्विक महामारी संकट, एज टैपिड, है ना, टैपिड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकदम कुनकुना जो होता है ना, बिल्कुल सुस्त, है ना, जिसमें कोई दमदारी नहीं होती, कोई गर्मजोशी से अगर आप कोई काम नहीं करते ना, इसका मतलब है बहुत ही टैपिड तरीके से आप काम कर रहे हो, है ना, बहुत ही सुस्त तरीके से, है ना। बम्बलिंग मतलब बड़बड़ाना, है ना, जब आप क्या है कुछ काम तो करते नहीं हो लेकिन बड़बड़ाते ज़्यादा है ना, तो उसको बोलते हैं बम्बलिंग। एंड रॉन्ग हेडेड, रॉन्ग हेडेड का मतलब है जो आप प्रयास कर रहे हो ना वो अगर गलत डायरेक्शन में है तो उनको क्या बोलेंगे, रॉन्ग हेडेड, है ना। वुड बी जनरस, तो एडिटोरियल कहता है कि ये कहना ज़्यादा उचित होगा, वुड बी जनरस, जनरस का मतलब है कि भाई ये काफ़ी ठीक है यहाँ पर, है ना,
कि टू डिस्क्राइब द यूएस गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स, कि अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया कोरोना वायरस संकट को लेकर जो थी वह सुस्त थी, बड़बड़ाने वाली थी और गलत डायरेक्शन में थी। ये बिल्कुल उचित होगा, है ना, ये बिल्कुल रीजनेबल है। यहाँ पे जनरस का मतलब है रीजनेबल, है ना, वुड बी जनरस। देर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी, इस बात की बहुत अधिक संभावना है, दैट वोटर्स में पनिश, कि अमेरिका के जो वोटर्स हैं, है ना, अमेरिका के जो मतदान करने वाले लोग हैं, वे मिस्टर ट्रंप को दंड दे सकते हैं ऑन नवंबर 3 2020, नवंबर 3 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति के जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में हो सकता है कि वोटर्स मिस्टर ट्रंप को दंड दें। यानी कि कुल मिला के एडिटोरियल ये बात कहना चाह रहा है कि भाई अमेरिकी जो प्रशासन है, अमेरिकी जो सरकार है, उसने कोरोना वायरस को लेकर प्रतिक्रिया जो है जैसी दिखानी चाहिए थी ना, जैसी प्रतिक्रिया देनी थी, वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी और आगामी राष्ट्रपति चुनावों में मिस्टर ट्रंप को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हाउएवर, हालांकि इंस्टीड ऑफ स्ट्राइकिंग ए पॉजिटिव नोट, इंस्टीड ऑफ स्ट्राइकिंग ए पॉजिटिव नोट, स्ट्राइक ए नोट, है ना, स्ट्राइक ए नोट का मतलब होता है अपनी बात को किसी तरह से अभिव्यक्त करना। हाउएवर इंस्टीड ऑफ स्ट्राइकिंग ए पॉजिटिव नोट, हाउएवर इंस्टीड ऑफ स्ट्राइकिंग ए पॉजिटिव नोट, है ना, तो स्ट्राइक ए नोट का मतलब है अपनी बात को अभिव्यक्त करना, है ना। अबाउट फाइंडिंग द यूएस ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक रेसिलियंस, however instead of striking a positive note about finding the US greatest source of economic resilience, रेसिलियंस का मतलब क्या होता है? रेसिलियंस का मतलब होता है कि एक तरीके से जैसे आप हार गए या आपको जो है नुकसान हो गया, फिर से आप उठ खड़े हों, है ना, वापस जो है तीव्रता के साथ लौटना, दमदारी के साथ वापसी करना, है ना। आपको कोई नुकसान हुआ है, उस नुकसान की जो है जोश बिल्कुल आप कह सकते हो कि मतलब जैसे बॉल है ना बाउंस बैक करती है, तो उसके लिए हम रेसिलियंस का प्रयोग करते हैं ना। हाउएवर इंस्टीड ऑफ स्ट्राइकिंग ए पॉजिटिव नोट अबाउट, है ना, तो एक तरीके से मिस्टर ट्रंप को क्या करना था, या फिर अमेरिका के लिए कहा जा रहा है स्ट्राइकिंग ए पॉजिटिव अबाउट फाइंडिंग द यूएस ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक रेसिलियंस इन द डाइवर्सिटी, का मतलब है विविधता ऑफ इट्स पीपल, कि अमेरिका के जो लोग हैं, यानी कि अमेरिका के विविधता भरे जो लोग हैं, भाई अमेरिका है उसमें ऐसा तो है नहीं सिर्फ अमेरिका के नेटिव लोग ही रह रहे हैं, है ना, अमेरिका में जो है विश्व के कोने कोने से जो है अमेरिका में विश्व के कोने कोने से लोग जो है बसे हुए हैं। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ऐसी संकट की घड़ी में अमेरिका को करना क्या चाहिए था कि भाई अमेरिका में पूरे विश्व समुदाय से लोग बाग बसे हुए हैं, तो अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इन विभिन्न लोगों का सहयोग लेना चाहिए था, है ना। ये तो नहीं कि अमेरिका ने, बजाय इसके क्या किया, मिस्टर ट्रंप हैज स्टीडली का मतलब होता है लगातार, रिट्रीट का मतलब है पीछे हटना, है ना, पीछे हटना, डीपर इनटू। लेकिन अमेरिका को करना क्या चाहिए था, अमेरिकी सरकार को करना तो ये चाहिए था कि अमेरिकी सरकार में विभिन्न लोग हैं, है ना, अमेरिकी सरकार जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका में विभिन्न दुनिया के लोग बाग जो है बसे हुए हैं, इन विभिन्न दुनिया के लोगों से तालमेल बिठाते हुए अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन बजाय इसके हुआ क्या, अमेरिकी सरकार ने क्या किया, खासकर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, लगातार स्टीडली यानी लगातार, रिट्रीट मतलब पीछे ना, डीपर इनटू द मोरास का मतलब है दल कीचड़ ऑफ हेटफुल ट्रॉप्स, है ना, हेटफुल ट्रॉप का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से नफरत फैलाने वाले एक तरीके से भाषण, है ना। ट्रॉप का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रॉप का मतलब है कोई ऐसा विचार जिसका प्रयोग आप बार बार करते हो ना, तो एक तरीके से नफरत फैलाने वाले विचार का प्रयोग जो है अमेरिकी एक तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते रहे, और लगातार जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका को नफरत भरे ये जो भाषण है ना, इसकी कीचड़ में जो है लगातार पीछे गिराते रहे ना, पीछे घसीटते रहे। अबाउट क्या कहते रहे वे लगातार, अबाउट इमिग्रेंट्स स्टीलिंग जॉब्स, मिस्टर ट्रंप लगातार कहते रहे कि जो प्रवासी लोग हैं वे नौकरियों को चुरा रहे हैं, इमिग्रेंट्स स्टीलिंग जॉब्स की अमेरिकी। तो मिस्टर ट्रंप जो है लगातार इस बात को कहते रहे, किस बात को कहते रहे, कि भाई ये जो इमिग्रेंट्स हैं ना, कि ये जो प्रवासी लोग हैं यह अमेरिकी वासियों की नौकरियों को चुरा रहे हैं ना। तो देखो ये थोड़ा सा बड़ा वाक्य है ना, तो इसको समझने की कोशिश करें कि भाई ये किस तरह से लिखा हुआ है ना, कि ये यहाँ से और यहाँ तक जो बात की गई है ना, वो यहाँ से यहाँ तक यही बात की जा रही है कि, है ना, कि भाई हमें क्या करना था, हमें जो है इस बात को अभिव्यक्त करना था ना, स्ट्राइक ए पॉजिटिव नोट, इस बात को अभिव्यक्त करना था अमेरिकी सरकार को, ये देखना था, ये फाइंड करना था कि भाई अमेरिका को जो इस समय मदद मिल सकती है, ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक रेसिलियंस, कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, इसको अगर दोबारा से पुनः उठ खड़े होना है ना, पुनः से रेसिलियंस का मतलब है पुनः उठ खड़े होना है, तो उसके लिए क्या करना था अमेरिका को, ये जो विविध लोग हैं ना, अमेरिका के विभिन्न देशों से बसे हुए अमेरिका में जो लोग हैं, इनका सहारा लेना चाहिए था। लेकिन बजाय ऐसा करने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार
पीछे गिराते रहे, है ना, अमेरिका को जो है पीछे ले जाते रहे, गहरे ले जाते रहे, उस कीचड़ में ले जाते रहे। किस कीचड़ में? नफरत भरी ये जो बातें हैं ना, इस बातों को कह कह के नफरत भरी बातों के कीचड़ में ले जाते रहे और लगातार कहते रहे कि ये जो प्रवासी लोग हैं वे अमेरिका की जॉब्स को चुरा रहे हैं। दिस में वेल स्ट्राइक ए कॉर्ड। अब देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, स्ट्राइक ए कॉर्ड, स्ट्राइक ए कॉर्ड का मतलब होता है जैसे मैंने कोई बात कही और वो आपके दिल को छू जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक ए कॉर्ड। यानी कि मेरा जो विचार है वही मेरा जो विचार है ना वो आपके दिल को छू ले, है ना, तो इसको बोलते हैं एक तरीके से, ये जो मेल खा जाती है ना बात, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक ए कॉर्ड। दिस में वेल स्ट्राइक ए कॉर्ड। तो मिस्टर ट्रंप लगातार इमिग्रेशन को लेकर जो लगातार पॉलिसी लेके आ रहे हैं, लगातार जो नए नए ऑर्डर लेके आ रहे हैं, ये ऑर्डर जो है किनके दिल को छू सकते हैं? ये ऑर्डर जो है किनके दिल को छू सकते हैं? विद हिज कोर सपोर्ट बेस। कोर का मतलब है मूल, है ना, सपोर्ट बेस यानी कि मिस्टर ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है, यानी कि वे लोग, है ना, ऐसा आधार, यानी कि वे वोटर्स जो मिस्टर ट्रंप को सपोर्ट करते हैं ना, मिस्टर ट्रंप को सपोर्ट करने वाले मूलभूत जो लोग हैं, है ना, उनको 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 तो ये बात अच्छी लग सकती है कि मिस्टर ट्रंप जो अच्छी अच्छी बात, ये जो ऑर्डर लेके आ रहे हैं ना, उनको तो ये बात अच्छी लग सकती है। सपोर्ट बेस ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर वर्कर्स में वे लोग आते हैं जो कि शारीरिक मेहनत करते हैं, जो कि विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में या फिर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में लगे हुए जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनको हो सकता है मिस्टर ट्रंप का ये ऑर्डर अच्छा लगे, जो कि मिस्टर ट्रंप के वोटर्स हैं, है ना, मिस्टर ट्रंप के वोट देने का मुख्य आधार हैं, है ना, अक्रॉस मिडिल अमेरिका, है ना, मिडिल अमेरिका में ऐसे लोग जो है व्यापक मात्रा में हैं जो कि ब्लू कॉलर्स वर्कर्स हैं और मिस्टर ट्रंप को जो है सपोर्ट करते हैं। तो मिस्टर ट्रंप की ये जो नीति है, मिस्टर ट्रंप की ये जो ऑर्डर्स हैं, उन लोगों को पसंद आ सकते हैं हु आर अनडिनाइबली, है ना, इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है। किन लोगों के लिए? ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए, जो कि मिडिल अमेरिका में बसे हुए, इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है हु आर अनडिनाइबली का मतलब है इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, है ना, इस बात को अनडिनाइबली इन इकोनॉमिक पेन, है ना, हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि ये जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं जो कि मिडिल अमेरिका में बसे हुए हैं, यह आर्थिक रूप से गहरे संकट में है ना, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। बट इट डज लिटिल, लेकिन फिर भी बट इट डज अ लिटिल टू रिपेयर द डैमेज डन सिंस 2016। लेकिन ये जो अमेरिका या फिर ये जो अमेरिकी प्रशासन या फिर ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो कुछ भी कर रहे हैं, खास करके ये जो वीज़ा की पॉलिसी को लेकर जो कुछ भी कर रहे हैं, इट डज लिटिल। अब देखो यहाँ पर ए लिटिल लिखा होता है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है, इससे लिटिल का मतलब है ना के बराबर हो रहा है ना। इट डज लिटिल टू रिपेयर का मतलब है एक तरीके से रिपेयर करना, किसी चीज़ को रिपेयर द डैमेज डन सिंस 2016। अमेरिका के जो डन टू द फैब्रिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। फैब्रिक का मतलब है एक तरीके से ताना बाना, है ना, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, है ना, ताना बाना, फैब्रिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, कि अमेरिका के समाज को, देखो ये क्या है, थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में लिखा गया है ना, कि भाई अमेरिका के समाज के ताने बाने को 2016 से जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वह उस नुकसान को किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी इस ऑर्डर के माध्यम से। वर्तमान में ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर के माध्यम से हो सकता है कि अमेरिका के मिडिल अमेरिका में रहने वाले ब्लू कॉलर वर्कर्स जो कि मिस्टर ट्रंप को सपोर्ट कर सकते हैं, हो सकता है उन्हें तो इस ऑर्डर से जो है खुशी मिले, लेकिन अमेरिका के सामाजिक ताने बाने को मिस्टर ट्रंप की विभिन्न नीतियों के द्वारा 2016 से जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस नुकसान में किसी तरह की जो है, उस नुकसान की किसी तरह की रिपेयरिंग नहीं होगी। आगे देखते हैं ना, थोड़े बड़े सेंटेंस होते हैं और थोड़े प्रतीकात्मक अंदाज में लिखे होते हैं ना, तो धीरे धीरे पढ़े उन्हें। बिटर पोलराइजेशन। बिटर का मतलब क्या होता है? द्वेषपूर्ण, है ना, कड़वा, द्वेषपूर्ण, है ना, मतलब नफरत से भरा हुआ। बिटर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का क्या मतलब होता है? ध्रुवीकरण का मतलब होता है दो भागों में लोगों को बांट देना, है ना, जैसे कि आप जो है हिंदू मुस्लिम करके बांट दो, है ना, या फिर गरीब अमीर करके बांट दो, या फिर किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, है ना, मतलब किसी भी आधार पर लोगों को बांटना, है ना, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। दो धड़ों में लोगों को बांट देना, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो बिटर पोलराइजेशन इज अ पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार। ट्रेट का मतलब है गुण। ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप का मतलब है नज़ारा ऑफ द यूएस। अमेरिका के राजनीतिक नज़ारे की अगर हम बात करें, अमेरिका के राजनीतिक नज़ारे की अगर हम बात करें, तो अमेरिका के राजनीतिक नज़ारे को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक सदाबहार गुण
हमें अमेरिका के राजनीतिक नज़ारे में देखने को मिलता है वो क्या है, वो ये है कि लगातार अमेरिका की राजनीति में हमें देखने को मिलता है कि एक कड़वाहट से भरा हुआ लोगों को बांटने की प्रवृत्ति है जो है हमें अमेरिका के राजनीति में देखने को मिलती है। अमेरिका की राजनीति में लोगों को बांटने की, ये सदाबहार गुण है अमेरिका की राजनीति का। अमेरिका की राजनीति का अगर हम बात करें तो ये सदाबहार गुण है। कौन सा गुण है सदाबहार गुण? सदाबहार गुण ये है अमेरिका की राजनीति का कि लगातार हम देखते हैं कि वहाँ के जो राजनेता हैं वे क्या करते हैं, लोगों को कड़वाहट के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। बट इट हैज़ रेयरली एवर बीन, तो ऐसा अमेरिका की राजनीति में सदा से होता रहा है। पेरेनियल, एक सदाबहार बात है कि अमेरिका की राजनीति में जो है एक तरीके से पोलराइजेशन को लेकर आधारित रही है। बट इट हैज़ रेयरली, रेयरली का मतलब है बहुत ही विरल, बहुत ही दुर्लभतम, बट इट हैज़ रेयरली एवर बीन एज एग्जाजरबेट। देखो ये जो शब्द है ना एग्जाजरबेट, एग्जाजरबेट का मतलब होता है और ख़राब कर देना। परिस्थिति पहले ही बुरी है, उस बुरी परिस्थिति को और भी बदतर बना देना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द एग्जाजरबेट। एज इन द लास्ट 4 डिकेट्स, एज इन द लास्ट 4 ईयर्स। लेकिन पिछले 4 सालों के दौरान जितनी गिरावट अमेरिका की राजनीति में हमें देखने को मिली है उतनी गिरावट शायद पहले नहीं रही। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि अमेरिका की राजनीति में पोलराइजेशन हमें देखने को मिला है, कड़वाहट हमें देखने को मिली है, लेकिन वर्तमान में ये जो पिछले 4 वर्ष गए हैं ना, ऐसी कड़वाहट हमें जो है शायद देखने को नहीं मिली। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। देखो ये देखो बड़े अंदाज में लिखा गया, बट इट हैज़ रेयरली एवर बीन एज एग्जॉस्परेटेड एज इन द लास्ट 4 डिकेट्स। तुलना की गई है कि पिछले 4 सालों के दौरान अमेरिका की राजनीति में ये जो कड़वाहट है, जितनी ज़्यादा घुल गई है ना कड़वाहट, ये शायद पहली इतनी नहीं रही है ना। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। तो ये पूरा सेंटेंस है यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है पूरा की पूरा लिखा हुआ है ना। तो धीरे धीरे एक एक सेंटेंस को पढ़ें, कॉमा टू कॉमा समझने की कोशिश करें, शब्दों के अर्थ देखें पूरे, और फिर जो है पूरे वाक्य को जोड़ने की कोशिश करें।